न्यूज। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका शाम की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, तेजस्वी लालू की उपस्थिति से बड़ा उत्सव। लखनऊ में आम महोत्सव 2025 का उद्घाटन, मुख्यमंत्री योगी ने कृषि क्षेत्र में प्रगति पर दिया जोर। नेशनल हेराल्ड मामला, सुप्रिया श्रीनिकेत ने आरोपों को बताया राजनीतिक प्रतिशोध। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। पटना में राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने हिस्सा लिया। दोनों नेताओं की मौजूदगी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह भर दिया। बैठक के बाद पार्टी कार्यालय के बाहर भारी संख्या में जुटे समर्थकों ने लालू यादव जिंदाबाद और राबड़ी देवी जिंदाबाद जैसे नारे लगाकर अपने नेताओं का जोरदार स्वागत किया। ये बैठक आने वाले चुनाव की रणनीति तय करने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। थोड़ा पीछे कर ले, पीछे यार और हाँ तेजस्वी भाई भाई थोड़ा ऊपर करो। हाँ हाँ एकदम कर लेंगे सर। भाई थोड़ा सा पीछे करना है। चलिए भैया आप गुस्सा फोटोग्राफी करनी है आप लोग। धीरे धीरे माफी चाहते हैं। करते मीडिया के साथियों को कहा बाहर कीजिए। धीरे से पढ़ाइए पढ़ाइए भले जी बात में नहीं, लोगों को बाहर करने की कोशिश कीजिए। संतोष चलिए सर चलिए। जान लो आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
लखनऊ में आम महोत्सव 2025 का आयोजन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित आम महोत्सव 2025 को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने प्रदेश में कृषि क्षेत्र में हो रही प्रगति पर जोर देते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में डबल इंजन वाली सरकार ने निर्यात बढ़ावा दिया है, जिससे सीधे तौर पर किसानों को लाभ पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि लखनऊ, अमरोहा, सहारनपुर और वाराणसी में 4 आधुनिक पैक हाउस स्थापित किए गए हैं, जो किसानों की उपज को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 4 वर्ष में डबल इंजन की सरकार ने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देकर के कई गुना लाभ हमारे औद्यानिक किसानों को प्राप्त हो सके, बागवानों को प्राप्त हो सके, इसके लिए 4 पैक हाउस भी बनाए गए हैं। ये पैक हाउस प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो है ही, यहां के साथ साथ अमरोहा में, सहारनपुर में और वाराणसी में भी ये सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। इसके माध्यम से हम औद्यानिक फसलों के साथ जुड़े हुए जो बागवान हैं उनको इस बात का प्रशिक्षण देते हैं कि एक्सपोर्ट के लिए वैरायटी की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, किस देश में किस प्रकार का एक्सपोर्ट होना है और उसके लिए किस किस प्रक्रिया के साथ उसे गुजरना है, और उसके अनुरूप पहले दिन से तैयारी होती है। मैं अभिनंदन करूंगा कि मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से, ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से जूझती हुई दुनिया में हमारे अन्नदाता किसानों के द्वारा अपने खून और पसीने की कमाई से तकनीक का उपयोग करते हुए जो बेहतरीन प्रदर्शन किया जा रहा है, आज उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। और उसी का परिणाम है कि मैं अभी मंच पर प्रदेश भर से आए हुए बागवानों को भी सम्मानित कर रहा था, और साथ साथ एग्जीबिशन के। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेशनल हेराल्ड पर सुप्रिया श्रीनिकेत का बयान। सुप्रिया श्रीनिकेत ने दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए इस मामले को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। उन्होंने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में किसी भी सरकार ने इस तरह का प्रतिशोध नहीं किया जैसा अब लिया जा रहा है। सुप्रिया श्रीनिकेत ने सवाल उठाया कि जब इस मामले में कोई संपत्ति का हस्तांतरण नहीं हुआ, कोई पैसा इधर से उधर नहीं किया गया, तो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप कैसे लगाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ना शेयर धारकों को लाभांश मिला, ना वेतन, ना बोनस, तो आखिरकार लाभ किसे मिला। ये मामला कानून से ज्यादा अब राजनीति का हथियार बन गया है। I want to restate and say it as assertively as I can that never in the history of independent India has such political witch hunt and political vendetta been carried out by any government like it is being done now. That's the first point I want to make. We stick to our stand that there was no wrongdoing whatsoever. On the aspect of the points made by our legal counsels, first up, this is the strangest of the strange cases, because charges of money laundering are being made in a case where not a single asset, not a single property has transferred, not a single paisa has exchanged hands. Where is money laundering? The shareholders get no dividend, they get no bonuses, they get no salaries, they get no profits out of it. So where is the charge of money laundering when no money is being transferred? That's the first point. The second point, and that's preliminary point of jurisdiction, it is very clear that thousands of private complaints are filed by people all across the country. Never before in the history of PMLA has ED picked up a private complaint to file PMLA charges, and that's what it is being done here, and especially not without an FIR and not without an authorized officer to investigate. That was the point which was made, and I think that's a very, very valid point. The first complaint was filed in 2013 by a private citizen very close to the BJP, also a member of parliament on the BJP's quota, Subramanian Swamy. Till 2021, ED found no wrongdoing, no money laundering, nothing whatsoever. And this whole thing is based on a private complaint by a private citizen close to the BJP.
Also, I want to state here, and that's what our learned counsel said there, that ED's own stand on this matter, ED's own stand on this matter, especially with matters related to the FATF, has consistently been that they do not interfere personal transactions, that they do not act without FIR, or they do not act without an authorized officer to investigate, which is exactly at variance with what they are doing here. So this is the broad summary of the arguments. मैं इसको हिंदी में भी बोल देती हूँ. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूरी रथ यात्रा का अंतिम चरण शुरू। पूरी रथ यात्रा अपने अंतिम पड़ाव में है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा अब गुंडीचा मंदिर से अपने मूल स्थान श्री मंदिर यानी पूरी जगन्नाथ मंदिर की ओर लौटने को तैयार है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और चारों ओर भजन कीर्तन और जयकारों की गूंज, ये नजारा हर साल लाखों भक्तों को अपनी ओर खींचता है। रथ की सजावट पूरी हो चुकी है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन की ओर से ट्रैफिक, स्वास्थ्य सेवाएं और भीड़ नियंत्रण के विशेष इंतजाम किए गए हैं। लेफ्ट राइट देखिए किसी में
दे रहे हैं और मेरी भी तुम भरे जा रहे हो। हाँ छोड़ो, अब उसमें उंगली करो तो उनको बुरा लगेगा, बाहर हमारे काम उंगली कर रहा है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंडी में बाढ़ जैसी तबाही, कई गांवों में हालत गंभीर। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भारी बारिश और बाढ़ ने कई परिवारों को बेघर कर दिया है। हालत गंभीर है, लेकिन इस संकट में समय में उभरी है एक सच्ची इंसानियत की तस्वीर। मंडी के विभिन्न गांव के लोग अब आगे आकर राहत कार्यों में जुटे हैं। ये स्थानीय लोग अपने संस्थानों से राशन किट तैयार कर बाढ़ प्रभावित परिवार तक पहुंचा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। त्रिपुरा में स्कूल गुणवत्ता सुधार की दिशा में बड़ा कदम। त्रिपुरा में स्कूल की गुणवत्ता को एक नई दिशा देने की पहल की गई है। मुख्यमंत्री मानिक साह ने अगरतला के रविंद्र शताब्दी भवन में त्रिपुरा स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रयाण रूपरेखा TS
QAAF का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारने और सरकारी स्कूल के स्तर को ऊपर उठाने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। TSQAAF के जरिए अब स्कूल का मूल्यांकन एक निर्धारित मानक के आधार पर किया जाएगा, जिसमें शैक्षणिक गुणवत्ता, संसाधनों की उपलब्धता, शिक्षकों की दक्षता और विद्यार्थी के प्रदर्शन जैसे बिंदुओं को शामिल किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मयूरभंज फायरिंग केस में 6 आरोपी गिरफ्तार। मयूरभंज जिले के कुलियाना थाना क्षेत्र में हुई सनसनीखेज फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता पाई है। पूर्व रेंज में DIG सत्यजीत नाइक ने बताया कि मामला एम्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। 30 वर्षीय पीड़ित बारापाड़ा जा रहा था, जहां उसे 8 लाख रुपए जमा करने थे। रास्ते में एक सुनसान जगह पर 2 मोटरसाइकिल पर सवार नाकापोश बदमाशों ने उसे रोका और अचानक फायरिंग शुरू कर दी। कुलियाना PS केस नंबर 117 dated 23 जून 2025 में अंडर सेक्शन 309/62 BNS एंड 2527 ऑफ आर्म्स एक्ट में एक केस रजिस्ट्रेशन हुआ था। इसमें 10:45 AM करीब 30 years old जो विक्टिम थे, he was on his way to Baripada after collecting the money of 8 lakhs rupees from Bangri-Posi areas and उसको डिपॉजिट करने के लिए जब बारीपदा आ रहे थे तो जस्ट बिफोर दैट कुचई चौक इन एन आइसोलेटेड प्लेसेस फ्यू मिसक्रिएंट वहाँ पे उनको 2 मोटरसाइकिल्स में पीछे से आके बैक साइड से उनको विथ मार्क्स थे वो लोग एंड they opened fire on the victim, causing gunshot injuries on his left thigh and over ear. So इसमें जो accused persons थे बारीपदा एंड हमारा जो मयूरभंज पुलिस इसको टेक्निकल एंड बोथ फोरेंसिक एनालिसिस करके इन्वेस्टिगेशंस काफ़ी मेहनत करना पड़ा था, तो टीम फॉर्मेशन किए थे हमने एंड इन्वेस्टिगेशन टीम सक्सेसफुली आफ्टर दैट टेक्निकल एंड फोरेंसिक एनालिसिस अभी 6 एक्यूज हमने इसमें अप्रहेंडेड किए हैं इस केसेस में एंड दे विल बी फॉरवर्डेड टू द कोर्ट ऑफ लॉ। ये सब मयूरभंज का लोकल आदमी थे या बाहर का कोई? लोकल थे, 2 लोकल थे, 4 आदमी बाहर के थे, 2 गंजाम का थे, 2 बालेश्वर का भी थे। सर इंडिविजुअली कर रहे थे तो उनका कोई साथ उनका गिरोह कोई है? ये एक गैंग है, गैंग मिलके ये प्लान करके किया था विद द हेल्प ऑफ लोकल पीपल। सर उनके नाम वही दूसरा कैसे तो कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट में? अभी इंट्रोगेशन एंड इन्वेस्टिगेशन दोनों ऑन है टू नो अदर एंटीसीडेंट, क्रिमिनल एंटीसीडेंट अगेंस्ट देम। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजौरी गार्डन में नवनिर्मित सड़क का उद्घाटन मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने किया लोकार्पण। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज क्षेत्र में नवनिर्मित सड़क का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान शैक्षणिक पार्षद, स्थानीय निवासी और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मंत्री सिरसा ने कहा कि ये सड़क न केवल ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाएगी बल्कि क्षेत्र के विकास में भी अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि क्षेत्र की अन्य लंबित विकास परियोजनाओं को भी जल्द पूरा किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण के लिए सरकार और मंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि इससे उन्हें लंबे समय से हो रही असुविधा से राहत मिली है। एकदम काला पानी, एकदम काला। राकेश जी, हाँ जी, फंक्शन स्वीट वाला क्या? हाँ जी, ले 10 रुपये बांट दो सबको। फोन पीछे कर लो यार। हेलो भैया,
सीवर लाइना इस गली के साढ़े कॉन्ट्रैक्टर ने कोई सरकारी है उसके बाद पाइपलाइन जगह जगह तो फैल कर पानी कर रहे हैं पानी वाली कर रहे हैं और उसके बाद जगह जगह रस्त लगा हुआ है पाइप गलियां हुई पीने वाली। हाँ जी आज भेज रहे हैं दोवें तो आज चेक कर मैंने चेक करा कराया 3 जगह से लाइन खराब है और ये जो दोबारा रिकन्फर्म कर देना सीवरेज अपनी जगह पानी ठीक होनी चाहिए तो 9 लाइन पा रहे वाइट कर लेते हैं पहले थे ना आगे कहाँ तक चलते जाएंगे एक सेकंड में लगा दो पहले सिंगल कर लो अपना है ना एक मिनट आईडी पकड़ेगा बाबू अच्छा जो आते हैं असं लोग पुराने लोग नहीं देखते कुछ मेरे सामने खड़ा और जी 5 साल की बीमारियां दे गया है देखो यहाँ पे जहाँ हम नए कामों की शुरुआत कर रहे हैं नई गलियां बनाने का नई सीवरेज लाइन का पानी का लगातार निरंतर इस इलाके के अंदर पिछले 5 साल से जिस तरह से एक भी काम नहीं किया गया उसका खमियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अब तक लगभग 5 करोड़ रुपए के आज तक मैं कामों की शुरुआत यहाँ करा चुका हूँ। बहुत मेरा मिशन है इन 5 सालों में सारी ही इलाके की सड़कें गलियां सीवरेज की लाइनें और पीने के पानी की लाइनें जो खराब हो चुकी हैं उनको बदलना एंट्रियों को सबको क्लीन करना और उसके अंदर नई सड़कें बनाना उसका काम हमारा चल रहा है। और इसके साथ ही जो रोहिंग्या बांग्लादेशी और जिन लोगों ने आके यहाँ गुंडागर्दी मचा रखी है इलीगल फैक्ट्रियों के साथ इलीगल जीन फैक्ट्रियों का काम उनको भी निरंतर हम उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। ये रहने वाला रहायशी इलाका है। यहाँ के लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। जिस तरह की गुंडागर्दी की जाती है रेडी वालों के अंदर घुसाकर उनको मरवाया जाता है। ये गरीब लोग हैं रेडी के लोग और इनके ऊपर जातियां करते हैं इनसे मुफ्त में सामान छीनते हैं इन गरीबों के साथ जाति करते हैं। जो बहन बेटियां गलियों में हैं उनको बेइज्जत करते हैं मीट और उसके ढाबे और वो खोल रखे हैं। हर तरह की गुंडागर्दी करके यहाँ के परिवारों को भगाने की कोशिश की जा रही है। वो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन पर निरंतर कार्रवाई करते हैं। पिछले परसों भी सील की थी। मंडे को भी ऐसे लोगों की गुंडागर्दी बंद करने के लिए और सील करेंगे और यकीनी बनाएंगे कि यहाँ के रेजिडेंट्स जो हैं वो पीसफुल रह सके और फकर से और सिर ऊंचा करके चल सके। इसके लिए मैं उनके साथ वचनबद्ध हूँ। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टनकपुर में कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था रवाना। उत्तराखंड के टनकपुर में एक आध्यात्मिक और ऐतिहासिक पल देखने को मिला जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे का स्वागत किया। चंपावत जिले में टनकपुर स्थित पर्यटन गेस्ट हाउस में ये आयोजन हुआ जहां सीएम धामी ने तीर्थयात्रियों को तिलक लगाकर मालाएं पहनाकर और यात्रा टिकट भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि आस्था साहस और आत्मिक शांति का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि सरकार इस यात्रा को अधिक सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। यात्रा के पहले जत्थे में शामिल श्रद्धालु मंत्री से मिलकर भावुक दिखे और इससे स्वागत में उत्साहित नजर आया। नहीं फोटो नहीं आ पाएगा अगर आपका फोटो नहीं आएगा आपसे इस यात्रा के लिए पृथ्वी की थोड़ा और यहाँ पर सभी से के जा रहे हैं 13 महिला यात्री इस दल में शामिल हैं।
यात्रा दल को लीड कर रहे हैं आईजी श्री संजय गुजराल जी, प्रेजेंट अवॉर्डिंग ताम्रपत्र रेसिपिएंट। और अब एक सामूहिक फोटोग्राफ के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त यात्री। आगे सट जाना, आगे सट जाओ, आगे सट जाओ, आगे सट जाओ भैया, आप हट जाओ आगे से। इधर पीछे से करना, सब लोग हट जाए पीछे से, बाकी सब लोग हट जाइए, पीछे से करना, बैकग्राउंड नहीं आएगा। नहीं उतना भी नहीं आ पाएगा, नहीं अब जब पीछे से करना है, ठीक है पीछे से करना, जरा पीछे से, बाकी सभी लोग हट जाए, सब लोग हट जाए, बड़ा है नहीं हो पाएगा। आगे आ सकते हैं, जल्दी आइए, आगे आ जाओ आप लोग, तभी कह रहा हूँ सब लोग पीछे चलो। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या। बिहार की राजधानी पटना में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांधी मैदान के पास दिन दहाड़े जाने माने व्यवसायी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात ने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गई है। जेडीयू नेता और प्रवक्ता नीरज कुमार ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गोपाल की हत्या कैसे हुई, यह हमारे लिए एक गंभीर चुनौती है। जिस तरह से गांधी मैदान के बगल में इस आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया वे चौंकाने वाला है। स्वाभाविक रूप से सवाल तो स्वाभाविक है। गोपाल खेमका जी यहाँ के महत्वपूर्ण उद्योगपति थे, हॉस्पिटल भी इनका संचालित होता था, इनका विभिन्न स्कूल भी संचालित होता था। इनकी जिस ढंग से हत्या की गई वो हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण है। 2018 में इनके पुत्र गुंजन खेमका की हत्या हुई थी, उसमें भी अपराधी गिरफ्तार हुए थे, उन पर मुकम्मल कार्रवाई हुई थी। तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए चुनौतीपूर्ण विषय है कि गांधी मैदान के बगल में जिस ढंग की आपराधिक वारदात को अंजाम दिया गया, पुलिस ने तत्काल इसमें एसआईटी गठित किया है सिटी एसपी सेंट्रल के नेतृत्व में, और हमारी उम्मीद है कि नतीजे भी बहुत जल्द आ जाएगा। लेकिन बात यह है कि हत्या होती है, कई घंटे तक पुलिस नहीं आ रहे, आप पहुंचे मौके पर। अब तो सवाल वो भी है कि आप लोग कहते हैं कि बिहार में पुलिसिंग। इस संबंध में मैंने पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया है कि अद्यतन जानकारी दीजिए। मुझे जो जानकारी दी गई है कि गोपाल खेमका जी की को जब गोली लगी उसके बाद उनके परिजन उनको मेडिवर्सल हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल से ही खबर पुलिस को किया गया। अब ये पूरे टाइमिंग के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं कि पुलिस का रेस्पॉन्स टाइम क्या है। ये महत्वपूर्ण विषय हमारे लिए भी है कि भाई पुलिस तत्काल कितने देर में पहुंची। इन तमाम तथ्यों की जानकारी एसआईटी जब बना है तो इन सब तथ्यों की जानकारी लेगा और अपराध करने वाला का उद्भेदन, उसके कारण का उद्भेदन, ये हमारे लिए एक चुनौती है और हम समझते हैं कि बहुत जल्द इसके नतीजे भी आ जाए। लेकिन सवाल ये है कि राजधानी पटना में दिन दहाड़े गोली मारना, आखिर पुलिसिंग पर तो सवाल अब खड़ा हो रहा है। भाई घटना से कोई इनकार तो कर नहीं रहे हैं, घटना हुई है, कार्रवाई भी होने का हमने भरोसा दिया है, लेकिन अब तो विमर्श का विषय अभी यह नहीं है। विमर्श का विषय यह है कि अपराधी जितना जल्दी कानून के जद में आए। लेकिन आप लोग पिछले सरकारों को कहते थे जंगल राज है, अब तो अब विपक्ष के लोग कर रहे हैं महाजंगल राज, राक्षस राज आ गया। ये कौन सा राज है? भाई कार्रवाई नहीं होता तब ना, पुलिस इसमें संवेदनशील नहीं होती तब ना। जब डीजीपी फोन पर
खुद बता रहे हैं कि एसआईटी का गठन हुआ, तो सवेरे बताया होगा उन्होंने, रात में बताया होगा, जब भी बताया होगा। इसका मतलब कि संवेदनशीलता है। डीजीपी स्तर के पदाधिकारी भी सक्रिय हो गए आपराधिक घटना होने के बाद, तो ये तो भाई एक्शन टेकन जो होगा वह भी महत्वपूर्ण होगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अमरनाथ यात्रा काफिले में हादसा, 36 यात्री घायल। जम्मू कश्मीर में पहलगाम जा रहे अमरनाथ यात्रा काफिले में आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। चंद्रकोट लंगर स्थल के पास काफिले का आखिरी वाहन अचानक नियंत्रण खो बैठा और वहां पहले से खड़े 4 वाहनों से टकरा गया। इस टक्कर में 4 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और करीब 36 यात्रियों को मामूली चोटें आई है। डिप्टी कमिश्नर रामबन के मुताबिक घायलों को तुरंत जिला अस्पताल रामबन में भर्ती कराया गया है। कर रही है ब्रेक खबर सामने, ये थोड़ी चुप रहे। के लिए जा रहे थे, इनकी बस जो है वो कोलाइड होगी दूसरी बस के साथ चंद्रकोट में। इसमें हमें 36 टोटल पेशेंट आए इंजर्ड और सब वो माइनर इंजरीज है। हमने उनके सारे टेस्ट करवा लिए, एक्सरे जो भी है, तो हमने इनमें किसी को रेफर नहीं किया। तो इस वक्त तक हमने 36 रिसीव किए हैं, उनमें से हमने 10 को डिस्चार्ज कर दिया और फर्दर 1 घंटे तक हम ऑलमोस्ट सबको डिस्चार्ज कर देंगे। हाँ, ये जो हमने फुल प्रिपरेशन रखी थी बिफोर यात्रा, तो इससे हमें बहुत जल्दी इसको मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एम्बुलेंस भी स्पॉट पे थी, एडमिनिस्ट्रेशन भी स्पॉट पे थी, पुलिस भी जल्दी इवैक्यूएट हो गई, हॉस्पिटल पहुंचे, हॉस्पिटल में टीम रेडी थी, तो इसकी वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, सुबह ये चंद्रकोट लंगर साइट है जो वहाँ कुछ बसेस आके, तो जब वहाँ यात्री रुकते हैं, उतर रहे थे गाड़ियों से, तो एक गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई, तो उसने आगे स्टैंडर्ड जो 4 गाड़ियां आगे खड़ी थी, तो उसने एक दूसरे हिट किया, तो गाड़ियां आपस में टकराई। उसमें टोटल 36 जो यात्री हैं वो इंजर्ड हुए हैं। ऑल यात्री जो है वो माइनर इंजरीज उनको हुई हैं। उनको वहां से फिर हमने मौके पे ही थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, हम सब लोग उधर ही थे, तो वहां से उनको फिर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। यहाँ उनका हमने क्लोजली मॉनिटर किया, उनका ट्रीटमेंट वगैरह, बेसिक ट्रीटमेंट जो भी रिक्वायर्ड था उनका, तो वो करवा के, तो अब जो बाकी वाले यात्री थे, क्योंकि वो गाड़ियां जो हैं वो ब्रेकडाउन हो गई थी, वो चल नहीं जा सकती थी, तो अल्टरनेट व्हीकल्स अरेंज करके तो बाकी यात्रियों को भेज दिया। ये जो यात्री माइनर इंजरीज वाले थे, तो इनके लिए भी हमने गाड़ी लगाई है, तो अब ये भी आगे यात्रा के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, हमारी सारी टीम जो है वहीं मौके पे ही थी, तो उसी वक्त हमने एम्बुलेंसेस भी अरेंज करके तो इमीडिएटली इंजर्ड को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। यहाँ डॉक्टर्स भी, पूरी टीम, सारे लोग आगे उनका इंतजार कर रहे थे, तो जैसे ही उनको जो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट दे करके, उनके जो बेसिक जो है टेस्ट वगैरह करके, तो उनको अब हम यहाँ से डिस्चार्ज हो गए हैं।
तो इनको अब आगे यात्रा के लिए रवाना कर रहे हैं। थैंक यू। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे वर्षों के बाद एक मंच पर। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे प्रमुख राज ठाकरे वर्षों बाद एक ही मंच पर साथ नजर आने जा रहे हैं। राउत ने इसे एक उत्सव की तरह बताया और कहा कि ये सिर्फ एक मंच साझा नहीं बल्कि एकता का प्रतीक है जो महाराष्ट्र के दुश्मनों के खिलाफ साझा लड़ाई का संदेश देता है। संजय राउत ने कहा कि हमारी हमेशा से यही इच्छा है कि हम महाराष्ट्र के दुश्मनों के खिलाफ मिलकर लड़े। ये दोनों नेता जब एक साथ आते हैं तो यकीन मानिए वे महाराष्ट्र को एक नई दिशा देंगे। देखिए, हमारी भावना तो बहुत ही मीठी है। हमारे लिए ये त्योहार है, महाराष्ट्र के लिए त्योहार है कि ठाकरे परिवार के दो प्रमुख नेता जो राजनीति के कारण अलग हो गए थे, वो 20 साल के बाद एक मंच साझा कर रहे हैं। ये हमारी सबकी इच्छा रही हमेशा कि ये सब एक साथ आकर जो महाराष्ट्र के दुश्मन है, मराठी मानुष के दुश्मन है, उनके खिलाफ ताकत से हमको लड़ाई करनी चाहिए। आज उद्धव और राज ठाकरे जी एक साथ आकर जरूर महाराष्ट्र को और मराठी मानुष को एक दिशा देंगे और एक ललकारी भी देंगे और हम सब खुश हैं। तरीके से एकनाथ शिंदे ने अमित शाह जी ने शायरी पढ़ी, शायरी के बाद जय गुजरात के भारत की तरीके। देखो, एकनाथ शिंदे मुशायरा भी कर सकते हैं। अभी आजकल तो वो अमित शाह जी के लिए मुशायरा भी कर सकते हैं, मुजरा भी कर सकते। मुजरा तो चल रहा है आजकल उनका। तो शायरी तो किसी ने लिखी, जैसे शायरी पढ़ लेके मैं उनको पहचानता हूँ। वो एक मराठी कविता भी नहीं पढ़ सकते। तो मुजरा, मुशायरा, शायरी सत्ता में रहना है अमित शाह जी का आशीर्वाद से, तो ये मुजरा करना पड़ेगा। तो क्या है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उद्धव राज की विजय रैली पर बोले रामदास आठवले। मुंबई में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे की साझा विजय रैली को लेकर राजनीतिक हलकों में सरगर्मी तेज हो गई है। इस रैली पर केंद्रीय मंत्री और आरपीआई अध्यक्ष रामदास आठवले ने कहा है कि उन्हें जश्न मनाने का अधिकार है। ये तो उनकी पुरानी मांग थी कि चाहे वे उद्धव ठाकरे हो या राज ठाकरे। आठवले ने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र सरकार ने जो दो GR गवर्नमेंट रिसोल्यूशन वापस लिए वे एक प्रशासनिक निर्णय था, न कि किसी रैली या दबाव का नतीजा। उन्होंने आगे कहा कि अब मराठी के मुद्दे पर दोनों भाई साथ आए हैं, लेकिन देखना होगा कि ये साथ कब तक टिकेगा। जब बाला साहेब ठाकरे के रहते भी एक नहीं हो सके तो अब उनकी एकजुटता पर भरोसा करना जल्दबाजी होगी। सेलिब्रेशन का रूप इसको दिया गया है, क्या कहेंगे? ठीक है, वो सेलिब्रेशन करने का अधिकार है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह मराठी सख्ती से करने का जो GR निकला था, तो वो ऐसा हिंदी सख्ती की तो नहीं थी, तो वो मराठी से सख्ती उसमें थी। लेकिन एक साल में 10 पीरियड उसमें थे हिंदी के, लेकिन सभी लोगों की मांग ये थी कि भाई खाली उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे की मांग नहीं थी। तो अनेक इंटेलेक्चुअल जो मराठी भाषिक है, साहित्यकार है, पत्रकार है, इन लोगों ने भी अपनी भावना व्यक्त की थी कि भाई हिंदी पर हमारा प्रेम ही है राष्ट्रभाषा के माध्यम से। हम तो मराठी है, मराठी पर तो हमारा मैक्सिमम हमारा प्रेम ही है, लेकिन राष्ट्रभाषा के नाते हम हिंदी को भी मानते हैं। लेकिन पहली से हिंदी का मतलब सख्ती करना ठीक नहीं है। ये लोगों की भावना ध्यान में रखकर माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के सरकार ने दोनों जो GR थे वो रद्द करने का निर्णय लिया है। एक अच्छा निर्णय उन्होंने लिया है। तो अभी ये तो दोनों भाई को लग रहा है कि भाई हमने दो एक साथ आकर हमने आंदोलन अनाउंस किया इसीलिए ऐसा हुआ, तो इसलिए ऐसा नहीं हुआ। सरकार चाहती थी कि भाई लोगों की भावना का स्टडी कर रही थी सरकार, और सरकार को भी ऐसा लगा था कि भाई हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है, तो मराठी तो अपनी है ही है। लेकिन इसी तरह मुझे लगता है कि दोनों भाई अभी एक साथ तो ये मराठी के मुद्दे पर आए हैं। अभी कितने दिन एक साथ रहेंगे मालूम नहीं है,
बाला साहब थे तब एक साथ नहीं रहे तो अभी क्या एक साथ रहेंगे। जिस तरह से जो पहले ये मेलावा तो आज है, पर मेलावा से पहले भी काफी खरी खोटी एक दूसरे को सुना चुके हैं, चाहे पब्लिक रैली के दौरान हो, राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ, उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के खिलाफ। तो जो इक्वेशन है वो आपको लग रहा है दिखाई देगा दोनों का साथ? मुझे लगता है कि जिस तरह होते रहता है राजनीति में, जब अपोजिशन में होते तो एक दूसरे पर अटैक होता ही है, जब एक साथ आते तब अटैक होता नहीं है। इसी तरह अभी दो भाई तो एक साथ तो मतलब इस विषय पर तो आए हैं, एक मेळावे में एक सम्मेलन में एक साथ आ रहे हैं और उसको विजय मेळावे का रूप उन्होंने दे दिया है, लेकिन ये विजय मतलब उनका नहीं है, ये विजय मराठी जनता का है। और इसीलिए मराठी जनता के भावना को ध्यान में रखकर देवेंद्र फडणवीस जी ने ये निर्णय जीआर रद्द करने का लिया है। तो वो भाई कितना उत्साह मनाना है मनाइए, लेकिन निर्णय तो सरकार का है और क्रेडिट सरकार को देना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू से अमरनाथ यात्रा का चौथा जत्था रवाना। जम्मू कश्मीर के अमरनाथ यात्रा के लिए चौथा जत्था आज जम्मू से रवाना हुआ। हजारों श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए उत्सव से भरपूर है। जम्मू के यात्री गेस्ट हाउस और बस स्टैंड पर यात्रा का आयोजन सुव्यवस्थित तरीके से किया गया है। प्रशासन ने तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और सुव्यवस्था में ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम किए हैं। स्वास्थ्य जांच, भंडारण की व्यवस्था और आवश्यक सामान के साथ तीर्थ यात्रियों को आगे की यात्रा के लिए भेजा गया है। भक्ति मांगेंगे, बाबा अपनी भक्ति दीजिए, निश्चल भक्ति दीजिए। देश के लिए सुख और शांति, हमारा भारत वैसे वासुदेव कुटुंबकम का नारा लगाता है, तो हम देश की सुख समृद्धि शांति और विश्व का भी कल्याण चाहेंगे। क्या डर खतरा है? नहीं, जहाँ बाबा का साथ है वहाँ किस चीज का डर। मृत्यु लोक में आए हैं, एक न एक दिन सबको ही जाना है, तो किस चीज का डर। जो होगा अच्छा ही होगा, जो महादेव चाहेंगे बहुत ही अच्छा होगा। यही कहेंगे बाबा का जिसको दर्शन मिल जाए समझ उसको जिंदगी संवर गई। बर्फानी बाबा दर्शन मिला सबके भाग्य की बात नहीं है। कितना जोश है? बिल्कुल पूरा जोश भरा है। दफा जा रहे हैं? पहली बार जा रहे हैं। कितना जोश है? अब बहुत जोश है, चढ़ जाएं तब ना। तो क्या मांगेंगे भोले बाबा से? क्या मांगेंगे, बाल बच्चे के लिए मांगेंगे, सुरक्षित रहे और क्या। चलते रहो। आगे हम गाड़ी में बैठ जाओ, पीछे से भी चले जाओ, आगे से भी चले जाओ। पते पते हरा हरा शिव शंभो
जय भोले। पिक्चर बना ली अच्छी सी। भोले भोले मेरे गाँव में बम बम भोले। सर बहुत जोश है, बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते। और श्रद्धालुओं में एकदम बाबा से यही मांग है कि बस सब ऐसी शांति चलती रहे, सब अच्छे से चले, लोग अपने जीवन में अच्छे से सब कुछ करते रहें, बस नहीं कोई डर खतरा नहीं। और इस बार तो माहौल और ही ज्यादा है, मतलब जनता पब्लिक ऐसे आई हुई है कि अलग ही समझ में आ रहा है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली के करोल बाग मेगा मार्ट में आग लगने की घटना। दिल्ली में व्यस्त इलाके में कारोबार बाग में स्थित विशाल मेगा वार्ड में आज सुबह अचानक आग लग गई। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में दमकल वाहन पहुंच चुके हैं और आग बुझाने में कामयाब हुए हैं। दमकल विभाग ने बताया कि आग की वजह और नुकसान का आकलन अभी किया जा रहा है। आसपास के इलाकों में धुआं फैलने से लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा है। प्रशासन के सुरक्षा मद्देनजर इस इलाके में घेर लिया गया है और लोगों को वहां से नजदीक न आने की अपील की गई है।
अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी श्रद्धा के साथ शाम की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS News, सच जरूर।